नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दर्शकों, कार्यक्रम खास मुलाकात में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी कला, अपने हुनर, अपने शौक के दम पर अपना एक मुकाम हासिल किया होता है, अपनी एक पहचान बनाई होती है। इसी क्रम में आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो एक अभिनेता भी हैं, एक निर्देशक भी हैं, गीतकार, कवि और भी बहुत सारे बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी हैं। तो चलिए हम जानते हैं उनके बारे में, पहले लेते हैं उनका परिचय। आज हमारे साथ हैं अभिनेता, निर्देशक, गीतकार श्री नरेश बोहरा जी। नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेरी ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, मेरा कैरियर एक सीधे साधे ग्राफ की तरह चला है। मैं धीरे धीरे हर क्षेत्र में आता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ शुरू से, तो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में मेरे को एक पैशन था बोलने का, भाषण का, डिबेट्स का, और उसमें मैंने एक तरीके से एक एक्सेल हासिल कर ली थी। क्योंकि कॉलेज टाइम में जब मैं था, दिल्ली में था, बाद में मैं चंडीगढ़ में था, जब मैं अपनी एमएससी कर रहा था, तो कोई भी इंटरस्टेट लेवल का डिबेट, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट नहीं होता था जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। और उसमें मुझे हर बार आप लोगों के आशीर्वाद से या ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई पुरस्कार मिलता रहा। तो मैं नेशनल लेवल के मैंने 3 साल लगातार डिबेट्स जीते। और लकीली एक कहते हैं ना जिसको कि एक डिबेट में हमारे एक जज थे, दूरदर्शन के स्टेशन डायरेक्टर साहब मिस्टर शर्मा जी थे। ये पुरानी बात है, 80 के आसपास। उन्होंने मेरा जब डिबेट देखा तो उन्होंने मुझे अगले दिन दूरदर्शन में बुलाया, अपने आकाशवाणी चंडीगढ़ में बुलाया। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरा एक ऑडिशन टेस्ट लिया और मुझे कहा कि आप कल से यहाँ से प्रादेशिक समाचार पढ़िए शाम को 6:05 में। वहाँ से प्रादेशिक समाचार आते थे चंडीगढ़ से, आकाशवाणी जालंधर चंडीगढ़ करके। तो वो मुझे पहला ब्रेक मिला, जो कि मैं डिबेट्स और डेक्लेमेशन से रेडियो में आया। रेडियो मेरी एंट्री एज ए कैजुअल न्यूज़ रीडर हुई। उसके साथ साथ मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करने के बाद देहरादून में शिफ्ट हो गए। देहरादून में मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। और थिएटर में यहाँ पर 90 के सन में बहुत अच्छे थिएटर होते थे और यहाँ पर 3-4 संस्थाएं थी जो बहुत एक्टिव थी। डेली हम लोग रिहर्सल्स करते थे और मैं समझता हूँ अगले 8-10 साल मैंने थिएटर खूब किया, जिसमें जागृति क्लब था, वातायन था, कला मंच था, काफ़ी ग्रुप थे, जिसमें आज के फेमस कलाकार हिमानी शिवपुरी जी, किरण उल्फत जी, जागृति डोभाल या उनियाल जी, निवेदिता उनियाल, ये लोग उस समय थे मेरे साथ। तो हम लोगों ने थिएटर किया और थिएटर से करने के बाद मैं दिल्ली चला गया अपने काम से। तो दिल्ली में मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया और दूरदर्शन में मैं बतौर आर्टिस्ट, बतौर एक्टर मैं पास हुआ वहाँ। और फिर मुझे दूरदर्शन के प्ले मिलने शुरू हो गए। मैंने वीरेंद्र सक्सेना के साथ रेत पे लिखे नाम और इस तरह के 2-3 नाटक वगैरह किए। इस तरह की सिलसिला चलता रहा। इसके बाद हम लोग पिछले 5-6 साल से मैं इस लाइन में ज़्यादा एक्टिव हो गया। बीच में मैंने कविताएं लिखने का भी एक, जिसे कहते हैं, नशा मेरे को हो गया था और मैंने करीब 200-250 कविताएं भी लिखी हैं हिंदी में। जी सर, वो हम आगे कार्यक्रम में आपसे सुनेंगे जरूर। थैंक यू। अच्छा, तो ये जैसे अभिनय की तरफ जो झुकाव आपने कहा, तो ये फिल्मों की तरफ क्या आपके परिवार में विरासत में आपकी चली आ रही थी या आप पहले हैं जिन्होंने अपने परिवार में अभिनय को अपना करियर बनाया है? नहीं, फिल्मों को एज ए विरासत तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ कला के रुचिकार बहुत थे। हमारे यहाँ कला को अप्रिशिएट करने वाले लोग थे। सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये था कि उस टाइम में 90-80 में लोग इसको इतना अच्छा नहीं मान रहे थे, अप्रिशिएट नहीं करते थे, जबकि मेरे घर से मेरे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसका मुझे बेनिफिट मिला। तो वो एक एडवांटेज था। और जहाँ तक फिल्म की बात है, मैं समझता हूँ देहरादून की जो पहली फिल्म बनी है हिंदी में, वो सन 1985 में बनी थी, 85 में। वो श्रेय मेरे को जाता है। वो फिल्म मैंने बनाई थी 1985 में। एक्चुअली हमने एक नाटक किया था, हमने एक ग्रुप बनाया था हम लोग के नाम से, जिसमें हिमानी और किरण उल्फत वगैरह थे, हम लोग मेंबर्स थे। तो एक ग्रुप बनाया था, उसमें हमने एक नाटक का मंचन किया था। डॉक्टर दया प्रकाश सिन्हा का एक नाटक था, सादर आपका। वो नाटक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका स्क्रीन प्ले किया, दया प्रकाश सिन्हा जी से बात की, उनको आमंत्रित किया और उसके बाद उस पर मैंने एक फ़िल्म बनाने का प्रोजेक्ट बनाया। उस फिल्म को मैंने, जिसका नाम बाद में दलदल पड़ा, ये फिल्म 1985 में शूट की गई, देहरादून में फुल लेंथ फिल्म थी। तो ये इस तरह से मैं समझ लीजिए पहली बार फिल्मों में आया।
1985 में ये दूरदर्शन से भी आई थी और ये फिल्म काफ़ी अप्रिशिएट की गई थी। इसके बाद फिर तो ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला गया। फिर तो आप समझिए, अब आज की तारीख में मैं समझता हूँ मैंने 50-55 फिल्में एज ए बतौर एक्टर काम किया है। 5 फिल्में मेरे निर्देशन में मैंने उसको निर्देशित किया है। अभी हाल ही में 2 फिल्में मैंने कोरोना के ऊपर बनाई हैं। एक फिल्म फिर सुबह आएगी हिमानी शिवपुरी को लेकर मैंने बनाई है, जो कि अभी 17, 18, 19 यानी कल परसों फिल्म फेस्टिवल देहरादून में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। उसमें मेरी फिल्म दिखाई जा रही है। 18 तारीख को फिर सुबह आएगी। ये फिल्म कोरोना के ऊपर है, पॉजिटिव अप्रोच लेके बनाई है और मैं समझता हूँ ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। अभी रिलीज़ नहीं हुई है जी। तो सर सिर्फ हिंदी फिल्मों तक ही आपने ये किया है या आपकी योजना रीजनल फिल्मों के लिए भी है? रीजनल तो बेसिकली पहला स्टेप होता है, लोग रीजनल से हिंदी में जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे भाग्य कहिए, किस्मत कहिए, मुझे हिंदी फिल्मों का सपोर्ट मिला। मैंने एक बहुत मेरी जो दिल से लगी फिल्म है वो है फ्रेंड रिक्वेस्ट। उसमें कहानी भी मेरी अपनी है, निर्देशन भी मेरा है और अभिनय भी मेरा, और उसके 2 गीत मैंने बहुत अच्छे मन से बनाए हैं, जो बहुत अच्छे गीत हैं। अगर आपको मौका मिले वो ज़रूर देखिए। दूरदर्शन से वो फिल्म आ चुकी है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्चुअली आज के टॉपिक के ऊपर है, किस तरह फ्रेंड रिक्वेस्ट में मिसयूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन का और किस तरह ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। उसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म थी। अब जहाँ तक हम बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड का ब्रेक मैं सही मायनों में कहूँ तो मुझे पीएम मोदी से मिला। पीएम मोदी उमंग कुमार की विवेक ओबराय के साथ फिल्म थी, ये 2019 में बनी है। इसका मुझे श्रेय मिला और इसमें मुझे जो मेरा किरदार था मुरली मनोहर जोशी का, बीजेपी के 3 स्टारवर्ड थे, आडवाणी जी, वाजपेयी जी और जोशी जी। तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का किरदार मैंने किया था, जिसको मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया और उसके बाद मेरा बॉम्बई का बॉलीवुड का दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों की ऑफर आई। जी, जैसे अभी आपने पीएम नरेंद्र मोदी की बात की सर, तो इस फिल्म से जुड़े हुए अपना कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? हाँ, अब मैं अपने आप को इतना बड़ा कलाकार बोल रहा हूँ। मैंने 20 साल काम किया, 25 साल काम किया, 50 शॉर्ट फिल्म बनाई, रेडियो में काम किया, लेकिन जब पीएम मोदी का जो स्टेज था और जहाँ जो कैमरे के सामने जब मैं आया तो मेरी बोलती बंद हो गई। वो मेरा रियल एक्सपीरियंस है। जो पहला शॉट था उसमें हम लोग तीनों लोग, वाजपेयी जी, आडवाणी और जोशी जी, ये तीनों आ रहे हैं वॉक करते हुए। एफआरआई में शूट हुआ था, तो मेरे से डायलॉग नहीं बोला जा रहा था, समझाएंगे और सुलझाएंगे में ही उलझ रहे थे। तो वो जो चीज़ थी, वो जिसको कहते हैं नर्वसनेस, क्योंकि बीइंग इन ए बिग कन्वास, इतने बड़े कन्वास में पहली बार आ रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन मैं कहूँगा जितने बड़े कलाकार होते हैं, जितने बड़े डायरेक्टर होते हैं, उनकी उतनी अप्रिसिएशन की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए। क्योंकि उमंग कुमार जी की ये फिल्म थी, उमंग कुमार जी मेरे पीछे आए, खड़े रहे मेरे पीछे 10 मिनट तक। सारे बड़े एक्टर्स को उन्होंने साइड बिठा दिया, विवेक ओबराय को आप बैठ जाइए, पहले इनको करने दीजिए। उनकी अप्रिसिएशन से, और बाद में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो दैट शॉट वाज वन ऑफ द बेस्ट शॉट इन द फिल्म, जो हम लोग तीनों चलते हुए आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो आउटकम क्या हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ कि वो नर्वसनेस मुझे सदा याद रहेगी। और वो एक तरीके से मेरी प्रेरणा भी है कि आप जब बड़े कदमों में जाते हैं तो आपको कॉन्शियस होना ज़रूरी है। जी सर, जैसे आप शॉर्ट फिल्म्स की बात करें कि आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, तो शॉर्ट फिल्म्स का ऐसा क्या है कि आपको इतना भाता है कि ये बहुत जल्दी क्विक लोगों तक पहुंच सकता है? शॉर्ट फिल्म्स तो आज का बहुत बड़ा एक कहीं कुदरत की नेमत है हमें कलाकारों के लिए, जिनको अपनी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन करनी है। बेसिकली क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है। आप बड़ी फिल्मों में देखिए, लोग सालों साल लगे रहते हैं, सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, उनको कैमरे में 1 मिनट का एक्सपोजर नहीं मिलता। जी। जब से ये शॉर्ट फिल्म का दौर आया, तब से क्या है कि ऑनलाइन इससे एक छोटे से छोटा आदमी, मैं कह रहा हूँ 500 रुपये में 2 दिन के शूट करके फिल्म बना सकता है और अपनी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन कर सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि यू हैव दैट क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन सेंस। क्योंकि ये चीज़ हम बड़ी फिल्मों में तो बल्कि आप लिमिटेड दायरे में रह जाते हैं। आप एक छोटे से अदना से कलाकार होंगे, जो डायरेक्टर कहेगा या जो कैमरा आपका ले रहा है वो ही देंगे। लेकिन एक शॉर्ट फिल्म के ज़रिए आप अपनी क्रिएटिवनेस पूरी एज ए डायरेक्टर, बतौर एक्टर या बतौर लिरिसिस्ट, कोई भी काम होगा वो आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं और उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको। जी सर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन रिलीज हो जाती है और तुरंत मीन्स आप तुरंत से दर्शकों के बीच पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंचते हैं और सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपके पास इतने आइडियाज़ हैं जो आप एक ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं कर सकते। आपके पास अगर 10 भी आइडियाज़ हैं तो आज की टफ ज़िंदगी में, पैसे, फाइनेंशियल क्राइसिस में, आप 1 फिल्म बनाएंगे, 2 फिल्म बनाएंगे, 5 बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए आप 500 फिल्म बना सकते हैं। आज की तारीख में यूट्यूब चैनल में मेरी कम से कम 70-80 फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म, जो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता हूँ और आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो सर सब्जेक्ट्स कैसे तरह के आप पसंद करते हैं कि मुझे इस तरह के
सब्जेक्ट्स पे बनाने चाहिए? नहीं, सब्जेक्ट तो ऐसा चयन है ना जो करंट इश्यूज हैं। जैसे अभी एक फिल्म बनी थी वुमेन के ऊपर, इंसिया, इंटरनेशनल अवार्ड लेके आ रही है। उसमें मेरा एक किरदार था दादाजी का, दादू बने हैं, छोटी बच्ची के फिल्म है। छोटे बच्चों ने, थिएटर के छोटे बच्चों ने वो फिल्म बनाई है और वो बहुत अवार्ड लेके आई है, इंसिया। तो डिपेंड करता है कि आपको टॉपिक क्या है आपकी। अब जैसे मैंने एक फिल्म बनाई थी आखिर कब तक सोशल इश्यूज़ हैं, जो सामने हो रहा है वो हमने सिर्फ दर्पण दिखा दिया। मैंने उस फिल्म में कोई मैंने क्रिएटिवनेस नहीं थी, उसमें क्रिएटिविटी यही थी कि मैंने सब समाज को एक दर्पण दिखाया कि ये आपके यहाँ जो हो रहा है उसी को देखो, वो देखो आप, और सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, सोल्यूशन आप देखो खुद। अभी जो मैंने ये फिल्म बनाई है, कल फिर सुबह आएगी, वो भी यही है। कोरोना में पीड़ित लोगों की कहानी है। 3 लोग डिफरेंट जोन के लोग हैं जो अपनी अपनी स्टोरी में परेशान हैं। वो अपने आप ही उनको सुधार होता है एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है, ये फिल्म कंप्लीट लॉकडाउन के द्वारा शूट की गई थी, उनके दौरान जो शूट की गई थी। तो सब एक्टर्स ने अपने यहाँ से हमें शूट करके भेजा था, जैसे जैसे मैंने उनको बताया था। तो हिमानी जी हैं उसमें, हिमानी जी का मेन किरदार है, हिमानी शिवपुरी, बॉम्बे से आया था उनका। तो उस फिल्म में क्या था कि उसमें मैंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। मैंने ये कहा कि आपके अंदर ही सोल्यूशन है, वाई यू आर वरीड, आपको बाहर से सोल्यूशन क्यों चाहिए, बाहर से दवाई क्यों चाहिए, आप अपने अंदर ढूंढिए उसको। तो ये आखिर कब तक का निचोड़ यही है कि जो फ़ोन कॉल उनको आता था उनको ठीक करने के लिए, एक्चुअली वो फ़ोन कॉल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो कोई चीज़ थी नहीं, वो उनके दिमाग का लोचा था। जब वो ज़्यादा परेशान हो गए तो सोल्यूशन अपने आप उनके पास आ गया। तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं मोटिवेशनल टॉपिक्स हैं, और इसी आधार पे हमने बात की थी। जी, तो सर जैसे आप जब देहरादून प्रवास में होते हैं उसके रहते, तो आप लोग वर्कशॉप्स वगैरह भी प्लान करते हैं? जैसे आप लगभग जो एक फिल्म निर्माण होता है उसके लगभग हर क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, निर्माता भी हैं आप, निर्देशक भी हैं, गीत भी लिखते हैं और आप कवि भी हैं, तो आप लोग कोई वर्कशॉप्स भी प्लान करते हैं? अभी तो पिछले 1.5-2 साल से तो ये कोरोना इफेक्ट्स हैं। उससे पहले निवेदिता जी ने वर्कशॉप की थी, हमने बुलाया था यहाँ, वातायन संस्था है, उन्होंने 15 दिन की वर्कशॉप की थी बाकायदा। ऐसे वर्कशॉप के लिए हम बाहर के डिग्नेटरीज को बुलाते हैं, और लोकल जो जितने भी थिएटर से रिलेटेड या फिल्म से रिलेटेड लोग हैं वो लोग उसमें आते हैं। इसके अलावा भी जो मैं फिल्में बनाता हूँ उसमें भी मैं 10-15 दिन की वर्कशॉप ज़रूर करता हूँ, क्योंकि पहले उसको समझाना, फिल्म के रोल में इन्वॉल्व होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो उस कैरेक्टर में जाएँ। हर ज़रूरी तो नहीं कि हर एक्टर बॉर्न एक्टर हो या हर एक्टर आपको एक्सप्रेशंस दे दे हो, तो यू हैव टू गिव देम ट्रेनिंग। और बेसिकली मैं कहता क्या हूँ कि इस क्रिएटिव लाइन में अगर आपको सक्सेस लेनी है तो 2 इसके मंत्र हैं। फर्स्ट इज़ पैशन, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपंती होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर पागलपंती नहीं होगी आप कलाकार नहीं हैं। कलाकार के अंदर छुपा हुआ पागलपंती है। और दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कि तमीज़ उस प्रोडक्ट की जो आप सीख रहे हैं। ये हर जगह लागू होता है। जब तक आपको क्राफ्ट की नॉलेज नहीं है आप नहीं कर सकते। तो आपको क्राफ्ट नॉलेज प्लस आपको पैशन, पागलपन जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर सिर्फ पागलपन है तो ये तो आप देख रहे हो बॉम्बे में हज़ारों लोग जा रहे हैं, सड़कों में बैठे हैं, फुटपाथ बैठे हैं, एक्टर बनने का पागलपन है, पर उनको क्राफ्ट नॉलेज नहीं है। या क्राफ्ट नॉलेज बहुत लोगों को है लेकिन उनके अंदर वो जुनून नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो NSD या किसी रिपेटरी या किसी फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बन के रह जाएंगे, टीचर बन के रह जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटर बन के रह जाएंगे। वो अपनी कला का प्रदर्शन पब्लिक के बीच में एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैशन नहीं है। तो ये 2 चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, इन एडिशन टू योर लक, भाग है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आपको मेरी यही सजेशन है कि अगर कलाकार है उसके अंदर पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। सर आपने बताया कि आप लिखते हैं, तो हम आपकी एक कविता सुने। मैं चाहूँगा कि आप 2-3 कविताएं सुनिए। चलिए मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ, पहले हल्के मूड के माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। ये है गोलगप्पे। ये मेरी कविता बहुत चली है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, खासकर फीमेल जनरेशन ने। आप इसके लफ्ज़ सुनिए और एंजॉय कीजिए। आओ मिलकर खाएं गोलगप्पे, सतरंगी पानी वाले गोलगप्पे, आटे और सूजी वाले गोलगप्पे, आलू और छोले वाले गोलगप्पे, आड़े टेढ़े छोटे मोटे गोलगप्पे, सगाई में गोलगप्पे, विदाई में गोलगप्पे, दुल्हन की कमजोरी गोलगप्पे, दूल्हे की जोरा जोरी गोलगप्पे, हाजमे की दवा गोलगप्पे, गले की सजा गोलगप्पे, लड़की नज़ाकत से खाए गोलगप्पे, लड़का शरारत से खाए गोलगप्पे। आगे क्या है, राजा खाए गोलगप्पे, रंक खाए गोलगप्पे, हिंदू खाए गोलगप्पे, मुस्लिम खाए गोलगप्पे, जात धर्म से पार गोलगप्पे,
खुशियाँ दे अपार गोलगप्पे, हम सबको भाते गोलगप्पे, एकता का सबक सिखाते गोलगप्पे, मीठे सपनों से भरे गोलगप्पे, तीखे समाजों से भरे गोलगप्पे, खट्टे रिवाजों से भरे गोलगप्पे, जीवन के पहलुओं को दर्शाते गोलगप्पे, और अंत में चेहरों की हंसी गोलगप्पे, दिलों की खुशी गोलगप्पे, आयोजनों की शान गोलगप्पे, हिंदुस्तान की पहचान गोलगप्पे। इसलिए बहुत आइए सुंदर खाएं सर। गोलगप्पे। जी बिल्कुल सही सर, क्योंकि गोलगप्पे की जो गोलगप्पे वाला की जो ठेली होती है वहाँ पर ना छोटा है कोई, ना बड़ा है, ना कोई जात है, ना पात है, सब हाथ फैला करके खड़े हैं एक आदमी के आगे कि ये मुझे दे राइट, दो। मतलब ये क्या कि जो सीरियस कविताएं लिखी, या मैंने बहुत बेटी की विदाई और हिंदू मुस्लिम और इस समाज की जो कविताएं, तो लोगों ने कहा कुछ हल्का चाहिए, तो हल्का परोसने के लिए मैंने कहा गोलगप्पे नहीं परोसते सर, हैं। हल्का नहीं है, हल्के में बहुत हल्का- भारी हल्का in the संदेश है sense, आपका बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल, जैसे समाज एक है, किसी एक आप के आगे, इसके पानी ईश्वर के देखिए आगे ना, हम एक हाँ, है, वैसे तीखे गोलगप्पे पानी, वाले के खट्टे आगे भी पानी, हम मीठे एक पानी, हैं। तो ये एक्चुअली जी, समाज की रूप है जी, अंदर से। बहुत अच्छा सर। जैसे सर कविताएं भी लिखते हैं आप और गीत भी लिखते हैं, तो एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और एक कवि, इन चारों में सबसे पसंदीदा नरेश वोरा को क्या है? मतलब आप अपने को एज अ निर्माता ज़्यादा संतुष्ट पाते अब हैं? एक इसका निर्देशक, देखिए, मुझे इसके आंसर वैसे दो बातें हैं। एक अगर डिप्लोमेटिकल आंसर बोलूं तो वो ये होगा कि एक फादर के या एक मदर के 4 बच्चे हैं तो आप किसको ज़्यादा लाइक करते हैं, उसका आंसर तो लोग ये देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं दूंगा। एक रुझान होता है, मैंने कहा ना, जैसे मेरा पहला पैशन था जब मैं कैरियर इस तरफ आया, तो वो तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग था, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, वो लाइन मेरी छूट गई, न्यूज़ रीडिंग मेरी पीछे चली गई। लेकिन एज एन एक्टर को मैं एक्टर नहीं मानता, एक्टर तो मैं खुद हूँ, जो हूँ वो हूँ, एक्टर हूँ। तो एक्टर तो मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन है, मैं जहाँ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट इज़ बतौर डायरेक्टर। बतौर डायरेक्टर आप अपनी बनाई हुई उस आइडियोलॉजी को, उस कहानी को, उसको, किरदार को संजो कर दिखा सकते हो, लोगों को बता सकते हो। तो डायरेक्टर इज़ नंबर 1, नरेश वोरा एज ए डायरेक्टर। पर बिकॉज देर आर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है डायरेक्शन एज ए डायरेक्टर की। मैंने बताया ना, मैंने 5 फिल्में डायरेक्ट की हैं और 50 से ज़्यादा फिल्मों में एक्ट किया है, तो एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए नरेश वोरा एज एन एक्टर भी जाना चाहिए। और इसी कारण मुझे बहुत अच्छे अभी 2-3 किरदार भी मिले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक एल्बम आई थी, मैं बालक तू माता शेरा वाली है, वो बहुत हिट चल रही है। अभी कुछ कमर्शियल एड्स मैंने किए हैं, कुछ फिल्में बॉम्बे की सुनील शेट्टी और बतौर एक्टर आ रहा हूँ मैं। काबू में एक फ़िल्म शूट की अभी मैंने एज एक्टर। तो एक्टर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, बतौर डायरेक्टर मुझे अगर बॉम्बे बॉलीवुड की कहा जाए तो मैं समझता हूँ मेरे को वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, या मेरे में वो अभी वो क्वालिटीज़ नहीं होंगी कि बतौर डायरेक्टर मैं संभाल सकूं। बतौर एक्टर यस, डेफिनेटली। तो इसका आंसर अभी हम लोग गोलमोल करके ही दे सकते हैं। जी, तो ये जो सर है कि जैसे एक्टिंग के बाद आपने कहा कि कमर्शियल्स वगैरह में भी हैं, और जैसे एल्बम का भी आपने जिक्र किया, उसके सिंगर भी शायद हमारे देहरादून से ही हैं। वो जुबिन नौटियाल का गाना है, बहुत जी, जी। फेमस ब्रांड है, और उसके ऑलरेडी मैं समझता हूँ 15 से 20 मिलियन व्यूअर्स हो चुके हैं। माता शेरा वाली का गाना है, और वो गाने में मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि उसमें मेन सेंट्रल कैरेक्टर मेरा ही है उस गाने का। तो सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आने वाले में अभी आज की तारीख में कोरोना के कारण मेरी 12 फिल्में रिलीज़ होने पर पड़ी हैं, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई, जिसमें एक मुख्य एकता कपूर का एक सीरियल है अपहरण 2, एक अमेज़ॉन का सीरीज़ है, वेब सीरीज़, उसका भी नाम टाइटल नहीं है। एक फिल्म आ रही है बूंदी रायता, जो कि उसमें बहुत बड़ी ह्यूज कास्ट है, वो कोरोना के कारण रुकी हुई है उसकी शूटिंग अभी। बूंदी रायता में हिमांशु कोहली है, रवि किशन है, बड़े बजट की फिल्म है, इट्स अबाउट 35 करोड़ मूवी। उसके अलावा सुनील शेट्टी की फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई है, तो तड़प, वो भी उसकी वेट कर रहा हूँ मैं। कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं, बातचीत चल रही है, तो हैं अभी प्रोजेक्ट हैं। 10-12 की तो वेट है, 2-3 शूट के कगार में है, जो कि अक्टूबर-नवंबर में शूट होनी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है 3 दिन का, कल से शुरू हो रहा है देहरादून में इंटरनेशनल फिल्म जी फेस्टिवल। सर, इसके बारे में हम हाँ, देहरादून इंटरनेशनल फेस्टिवल बहुत अच्छी एक अप्रोच है, बहुत अच्छा काम है, जो कि 2019 में हुआ था, 5th इंटरनेशनल फेस्टिवल, जिसमें मेरी 2 फिल्में रिलीज़ की गई थी। एक थी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरी अपनी निर्देशन में, और एक थी आखिर कब तक, और दोनों को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। बोथ फिल्म गॉट्स अवार्ड, जिसमें फिल्म फ्रेंड रिक्वेस्ट को तो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, उसको दिल्ली में भी अवार्ड मिला है, और वो मेरी किस्मत से दूरदर्शन से भी प्रसारित की गई थी। तो इस साल जो है, इस साल मैंने वो कोरोना की फिल्में डाली हैं, दोनों कोरोना के ऊपर। एक काश फिल्म है, छोटी सी 1 मिनट की फिल्म थी, और एक ये
फिर सुबह आएगी। ये मेरी फिल्म परसों 18 तारीख को शाम को फिल्म फेस्टिवल दिखाई जाएगी। फिल्म फेस्टिवल में 300 करीब एंट्रीज गई थी, जिसमें 60-65 फिल्में दिखाई जा रही हैं। और ये एक अच्छा जैसे देहरादून जैसी जगह पर इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन, तो जिसमें सिर्फ क्या हिंदी फिल्मों को ही मौका मिलता है या हमारी जो रीजनल फिल्में भी, तो ये कितना आप सार्थक माध्यम समझते हैं सर इसको, कि इस तरह के आयोजनों का कितना महत्व है जो हमारी क्षेत्रीय भाषा की जो हमारी फिल्में हैं उनको प्रमोट करने में? सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि वो लोकल लेवल पे जो मोटिवेशन आता है कलाकारों का, जो अब मैं समझ रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से कोरोना का इफेक्ट हुआ है, या पहले भी लोगों को जो मोटिवेशन नहीं मिलता था, आगे एक फेस्टिवल से जो माइलेज मिलती है, जो कवरेज मिलती है, हर छोटे से छोटा अदना कलाकार भी अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन है कला के क्षेत्र में। वो सेटिस्फेक्शन, वो जिसको कहते हैं, इसको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं कहते, इसको कहते हैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन फॉर मोटिव डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, फॉर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। वो काम के लिए इन फेस्टिवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में 1 मिनट की फिल्म भी आ रही है, 10 मिनट की फिल्म भी है, 3 घंटे की फिल्म भी है, और सेलिब्रिटीज़ भी आपके साथ हैं। बॉम्बे से बुलाए गए कुछ मेहमान 15-20 शिरकत करते हैं उसमें। तो वो सेलिब्रिटीज़ के बीच में होना, उन लोगों का जिन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था, और देहरादून जैसे छोटे शहर में, जो आज से 20 साल पहले जब हिमानी गई थी तो उसने कहा था मैं पहली बार गई हूँ, उसका कैसा रिएक्शन था, और आज इट्स वेरी इजी टू अप्रोच बॉम्बे। तो वो उस लिहाज से फिल्म फेस्टिवल का बहुत बड़ा एडवांटेज है। जी जी, होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। एक बार फिर हम कवि नरेश वोहरा को सुनना चाहेंगे सर। जरूर, सामाजिक मुद्दों पे भी कुछ लिखा है? मैं आपको एक बेटी की शादी, एक माँ की व्यथा है। बेटी जो होती है वो, उसकी शादी हो रही है और उसके माँ की क्या मनस्थिति है, उस पर एक छोटी सी कविता आप सुनिए। आज का दिन ढेरों खुशियाँ लाया, मस्ती का खुमार है सब जगह छाया। शादी का माहौल है, सब और हो रहा है नाच और गाना, मेरी बेटी को आज दूसरे घर है जाना। सब और हंसी खुशी और मस्ती है छाई, पर किसी एक कोने में पापा की आंखों में आंसू भर आए। मेरी आंखें भी खुशी से हुई हैं नम, शादी की खुशी या बिछुड़ने का गम। बेटियां माँ की आंखों का नूर होती हैं, पिता की शोहरत का सुरूर होती हैं। ये माँ अपनी व्यथा बता रही है। बेटियों की याद बहुत रुलाती हैं, बेटियां दिल में नहीं आत्मा में रहती हैं। गम और खुशी का ये कैसा मेल है, समाज का ये कैसा अनोखा खेल है। स्वर्ग से दादा दादी खुशी से फूलों की बरसा समा रहे हैं, आसमान से आशीर्वाद के पुष्प बरसा रहे हैं। चाचे आज व्यस्त हैं आदर सत्कार में, शादी का एक माहौल दिखा रहे हैं। चाचियां व्यस्त हैं आज श्रृंगार में। मामा ने चूड़ा है पहनाया, मामी ने नाच नाच कर ठुमका है लगाया। वो बचपन की यादें, वो बेटी की बचपन की यादें, वो सहेलियों के वादे, वो रूठना, वो मनाना, वो इतराना, वो शर्माना, वो जीत, वो हार, वो प्रीत, वो प्यार, वो चंचल शोक अदा, मेरी बेटी लगे सबसे जुदा। जब भी कोई किस्सा, अब माँ क्या कह रही है, जब भी कोई किस्सा, जब भी कोई कहानी सुनाई जाएगी, प्यारी बेटी तुम्हारी बहुत याद आएगी। वो आंगन में फूलों का महकना, वो घर में पक्षी का चहकना, पिता की जान, भाई की शान, घर की रौनक, माँ का अरमान। जब भी कोई गीत, जब भी कविता गुनगुनाई जाएगी, प्यारी बेटी तुम्हारी बहुत याद आएगी। ईश्वर का सदा रहे तुम पर हाथ, जीवन भर रहे सुखों का साथ। तू जहाँ भी जाए वहाँ छा जाए, ससुराल में बेटे से ज़्यादा बहू भाई। नए घर में मिले खुशियाँ तुझे बेशुमार, पति से मिले तुझे अथाह प्यार। अब वो लास्ट 3 लाइनें। ससुर को देना अपने पापा से ज़्यादा मान, समझा रही है सब। ससुर को देना अपने पापा से ज़्यादा महान, सासू माँ को देना मुझ माँ से ऊंचा स्थान। ईश्वर से यही है मेरे दिल की पुकार, मेरी बेटी को मिले एक सुखी संसार। नाना नारी की प्यारी नन्ही गुड़िया, नए घर की राजकुमारी हो, यहाँ भी सबकी प्यारी थी, वहाँ भी सबकी प्यारी हो। ये माँ की व्यथा है। एक सामान्य हर माँ की यही दुआ होती है उनके दिल से निकलने वाली अपनी बेटी की शादी में। तो सर जैसे अब हम बात अगर बेटी की कर रहे हैं, और आप चूँकि एक मतलब मीडिया जो चीज़ हैं, फिल्म निर्देशन और इन सब से जुड़े, तो जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं,
जैसे अभी हम बेटियों को लेकर के बहुत काम कर रहे हैं, तो इस पे भी आपने कुछ बनाए हैं? इससे अच्छा एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। यहाँ के देहरादून में उल्फत जी हैं, आप जानते हो, उमेश किशन उल्फत और उल्फत ग्रुप फैमिली है, नन्ही दुनिया वाले लोग हैं, काफ़ी फेमस है, फिल्म से रिलेटेड हैं। उनकी एक ग्रुप है, वो लोग लड़कियों के ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, आई एम ए वुमेन। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखी थी, और जितनी लड़कियों प्रति कुप्रथा है या समाज के जो नज़रिया है उसके ऊपर फिल्म बनाई गई। वो फिल्म जब बना रहे थे तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर फिल्म थी, उसमें उनको एक कैरेक्टर चाहिए था जो कि इसके अगेंस्ट है, जिसको एंटी कैरेक्टर कहें, एक दादा का कैरेक्टर जो पुरानी जो मान्यताएं हैं उसको रिफ्लेक्ट करता था इस फिल्म के अंदर, कि आप ये शॉर्ट पैंट क्यों पहन रही हो, आप ये क्यों कर रही हो, आप वो क्यों कर रही हो, इस तरह की जो दखलंदाजी वो करने वाला कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने बहुत चयन किया और लास्ट में उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, और वो फिल्म मैंने बिना पैसे के, बिना काम के, अपने 2 शूटिंग शेड्यूल छोड़कर करी थी, जस्ट बिकॉज द टॉपिक ऑफ दिस फिल्म जो आप बात कर रहे हैं बेटियों का, क्योंकि मुझे पता था वो फिल्म, और ईश्वर की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से वो रोल मेरा बहुत अप्रिशिएट हुआ। इंसिया के नाम से फिल्म है, INSIA, अभी फिल्म फेस्टिवल में कल दिखाई जा रही है रात दोपहर 12 बजे। उसमें मेरे किरदार को बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो वो फिल्म मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रोल है, उस फिल्म का कंट्रीब्यूशन है, और वो फिल्म ऑलरेडी इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इस तरह के सोशल इवेंट्स में तो हम लोग चार्ज भी नहीं करते, हम तो चाहते हैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट है। एक कलाकार चाहता है कि समाज में कुछ अच्छा हो, सोसाइटी में अच्छा हो, बनता तभी है, उसका अंदर से जो दिल होता है वो बच्चे का होता है जी। और एक तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी मानते हैं कि अगर हम समाज में एक अपना चेहरा बना करके खड़े हैं तो फिर हमारी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, और ऐसे लोगों की बातें लोगों को जल्दी पहुंचती हैं, लोगों को जल्दी समझ में आती है, आपको भी किसी ना किसी लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये एज ए सेटिस्फेक्शन एज ए ह्यूमन बीइंग, जो इंसान जानवरों से अपने आप को अलग करता है तो वो इन्हीं चीज़ों से तो करता है कि आप कुछ समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। अपने लिए तो सब करता है, अपने लिए तो जानवर भी करते हैं, इंसान में क्या करेगा तो क्या खाएगा। जी सर, बात आपने की सेटिस्फेक्शन, तो नरेश वोरा अब जो हैं वो आगे ऐसा क्या करना चाहते हैं, क्या संतुष्ट हैं आगे, और क्या करना चाहते हैं? तो मतलब ही नहीं, अभी तो मैं 50% काम 40% काम भी नहीं किया, मेरे को तो बहुत काम करना है, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। लेकिन अब देखिए कितना शरीर काम करेगा, कितना हम लोग काम करेंगे, दिमाग काम करेगा। लेकिन जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है, अभी तो कई आइडियाज़ हैं मेरे पास, 5-6 स्क्रिप्ट तो अपनी हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। कुछ बॉम्बे से अभी बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में आ रहे हैं, कुछ बड़े बड़े बैनर्स का काम आ रहा है। तो सेटिस्फेक्शन की तो बात नहीं है, लेकिन यह है कि मैं चाहता हूं कि मैं करता रहूं, काम करता रहूं, और अपने काम में नित्य प्रतिदिन डेली बेसिस पे सुधार करता रहूं, जो मेरी आज से 30 साल पहले की फिल्म थी। ऐसा जो चाहते हो कि नहीं इस पे काम होना चाहिए, मैं अगर इस मतलब लेवल का अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो मैं इस विषय पर कुछ करूं, ऐसा कोई है जो अभी तक आपको लगता है कि इसको किसी ने छुआ नहीं, या मैं इसको छूना चाहता हूँ? एक स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है बांझ के ऊपर स्टोरी है, पर उसका जो मैंने पहलू लिया है वो ये लिया है कि साइकिक इफेक्ट्स ऑफ उस वुमेन के ऊपर, साइकिक इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी मेंटल स्थिति क्या है। जी। वो बांझ कहानी ऐसी है कि वो किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको मारने की कोशिश करती है, उसके अंदर वो जलन है, उसके ऊपर एक टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, और वो मैं समझता हूँ आज तक उस पर काम नहीं हुआ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जी, इनफर्टिलिटी वैसे भी अपने आप में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। वो इनफर्टिलिटी डायरेक्ट ना कहिए, उसके जो बहुत बड़ा उसका एक अभिशाप की तरह भी उसे देखा जाता है, तो इसलिए भी तो उसके डिफरेंट वो हैं आयाम है जिनको हम पहले दिखा सकते हैं, तो वो एक टॉपिक है जिसपे मैं काम। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आज आपने अपने बारे में इतने विस्तार से अपनी चर्चा की और कई मुद्दों पर चर्चा की, हमें बहुत अच्छा लगा सर। आपका हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया, दूरदर्शन ने मुझे मौका दिया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रगुजार हूँ आप सब दर्शकों का। आप लोगों से मैं आप लोगों से इस काम के लिए प्यार की और आपके अप्रिसिएशन के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।